हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 2 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, विनय मोहन क्वात्रा या फिर गोविंद मोहन। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, टीवी सोमनाथन। ठीक है, तो अभी देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि दूसरी बार क्यों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि पहले भी हमने ये पढ़ चुके हैं हम कि कैबिनेट सचिव के रूप में टीवी सोमनाथन जी जो है वो नियुक्त होने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी इन्होंने कार्यभार संभाल दिया है। जो राजीव गौबा जी हैं उनकी जगह पर ये आने वाले हैं। ठीक है, तो ये राजीव गौबा जी ने क्या कर दिया है, अब ये जो है रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा कब ये 23 अगस्त 2024 को 5 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव कौन रह चुके हैं, तो राजीव गौबा जी रह चुके हैं। तो उनकी जगह पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी ने ले ली है। ठीक है, तो जो टीवी सोमनाथन जी हैं वो भारत सरकार के 33वें कैबिनेट सचिव बन गए हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, गोवा, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट होता है ये हमेशा मुंबई में ही होता है। ठीक है, तो इस बार 5वें नंबर का हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए और मुंबई में आयोजित किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये फिनटेक क्या है, ये मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जो वित्तीय प्रौद्योगिकी है, मतलब जो फाइनेंशियल हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसको वित्तीय फिनटेक हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, वित्तीय प्रौद्योगिकी। तो 5वां जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है ये 28 से 30 अगस्त 2024 को मुंबई में महाराष्ट्र में आयोजित किया गया और 2021 में शुरू हुआ था। ये इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में खुद को स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना। ठीक है, कौन कौन उपस्थित रहे हैं इसमें? रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका? क्रिस गोपाल कृष्णन, ये भी यहाँ पर उपस्थित है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको संबोधित किया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हमेशा मुंबई में आयोजित किया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड या फिर संस्कार। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एनएचपीसी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहली बात देखिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसको कि नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनएचपीसी लिमिटेड को मिला है। किसको मिला है? एनएचपीसी लिमिटेड को ये वाला जो दर्जा है नवरत्न का मिला है। ठीक है, अब देखिए ये जो एनएचपीसी लिमिटेड है इसको, अब ये पहले क्या था? ये था मिनी रत्न श्रेणी 1 में था। ये किस में था? ये मिनी रत्न श्रेणी 1 में था और उससे बढ़ाकर इसको क्या कर दिया है? नवरत्न का दर्जा कर दिया गया है। और वैसे भी नवरत्न बनने के लिए आप लोगों के पास ये एक योग्यता होती है कि आप वही कंपनी नवरत्न बन सकती है जो कि पहले मिनी रत्न श्रेणी 1 में हो। ठीक है, उसी को मिलता है ये नवरत्न का दर्जा। और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए या उनकी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश करने की छूट मिल जाती है अगर आप लोगों को नवरत्न का दर्जा जो है वो हासिल हो जाता है। जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल जाता है उसको क्या लाभ होता है, मतलब क्या होता है कि नवरत्न का दर्जा मिल गया तो क्या हुआ उससे? तो उससे हुआ ये कि केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी एक परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं या फिर अपनी जो उनकी कुल संपत्ति है, जो उस कंपनी की कुल संपत्ति है उसका 15% तक आप लोग क्या कर सकते हैं? निवेश कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, आइए जान लेते हैं। 22 जो है वो 22वें नंबर की बनी है ये। ठीक है, तो अब 22 जो है वो नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं भारत के अंदर। तो कौन कौन सी हैं एक थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है वो नवरत्न कंपनी नहीं है या महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है,
पहला देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, छठा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सातवां है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHPC। नेक्स्ट है हमारे पास NMDC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, फिर ONGC विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इरकॉन संस्कार। नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, केंद्रीय भंडारण निगम, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये 22 कंपनियां हैं टोटल, ठीक है, हमारे पास, जिनको कि नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी ना कभी अगर ग्रह अच्छे नहीं हुए तो हो सकता है पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो वहाँ आप लोगों के लिए ये ईजी हो सकता है अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल शहर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। ठीक है, तो क्या बना है ये? धुलीखेल नाम है इस शहर का, और ये एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बना है। और ध्यान आपको ये रखना है कि नेपाल का सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला ये पहला शहर है, और एशिया का सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला ये दूसरा शहर है। ठीक है, नाम क्या है इसका? धुलीखेल है। देखिए ये है शहर, देखने में ये कितना स्वस्थ नजर आ रहा है। धुलीखेल बिकम्स नेपाल्स फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी इन एशिया। WHO के द्वारा जो है ये प्रमाणित किया गया है। ठीक है, WHO ने इसको ये दर्जा दिया है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने कावरेल पालन चौक नाम है ये जिले का, ठीक है, वहाँ के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर जो है वो घोषित किया है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए WHO की अगर हम बात करें कि WHO की जो फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हम हिंदी में बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी WHO की स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, WHO ने इसे नेपाल का पहला शहर स्वस्थ शहर घोषित किया। ठीक है, अब देखिए ये जो स्वस्थ शहर है, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या क्या मानदंड है स्वस्थ शहर बनने के लिए। तो SDG लक्ष्य को जो शहर अपनाता है, मतलब जो SDG गोल्स हैं, मतलब SDG क्या होता है? जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। ठीक है, 2015 में निर्धारित किए गए थे। ये 2030 तक ये कहा गया है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं ये अचीव करने हैं। ठीक है, तो कितने गोल्स हैं? 17 लक्ष्य हैं। तो इस शहर ने इनमें से मतलब कुछ लक्ष्यों को हासिल किया है, इसीलिए इसको स्वस्थ शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 17 गोल्स हैं इनमें से देखिए कौन कौन से गोल्स जो हैं वो इसने अचीव किए हैं। एक तो गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण पेयजल तक पहुंच और शून्य कार्बन उत्सर्जन, इतने जो लक्ष्य हैं इसने पूरे किए हैं, इसीलिए इसको ये दर्जा मिला हुआ है। सतत विकास लक्ष्य समझते हैं आप लोग क्या होता है कि इस तरह से हमें अपना जो विकास करना है कि मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी संसाधन बच सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे संसाधन क्या कर रहे हैं? हम खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ बचा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उन पीढ़ी आने वाली जनरेशन के लिए हम खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो वही है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ पर स्थापित करेगा? ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, गुरुग्राम, नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम। और आप लोग जानते हैं गुरुग्राम कहाँ पर है? ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, अब बात आती है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय की। तो ये जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ये कहाँ का विश्वविद्यालय है? ये है ब्रिटेन का विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि गुरुग्राम के अंदर अपना परिसर स्थापित करने वाला साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय कौन से देश का है? ठीक है, तो कहाँ का है? ब्रिटेन का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो UGC ने इसको जो है वो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है उन्होंने इसको लाइसेंस प्रदान कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 6 से हाल ही में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? ऑप्शन हैं 12, 13, 14 या फिर 15। तो सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, तो नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनने वाले हैं, 12 शहर बन रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम है उसके तहत बन रहे हैं ये 12 शहर जो है वे अलग अलग राज्यों में हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ पर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस या फिर भारत। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। ठीक है, तो मनीला फिलीपींस के अंदर क्या है, जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्होंने अपना 5वां जो पेस स्टूडियो है कहाँ पर, फिलीपींस मनीला के अंदर स्थापित किया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये पेस जो स्टूडियो है, तो ये है जो कि हमारे मतलब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये इनोवेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में ICG, जिसको हम बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं समुद्र प्रताप, अरिघात, गौरव या फिर रूमी। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र प्रताप। ठीक है, पहली बात हम देख लेते हैं ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड इसका नाम है, और इन्होंने पहला स्वदेशी रूप से विकसित किया है प्रदूषण नियंत्रण पोत ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया है? इसको किया है इन्होंने गोवा से। कहाँ से लॉन्च किया है? गोवा से लॉन्च किया है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, और ये बनाया किसने है? गोवा शिप बिल्डर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में SAFF U20 चैंपियनशिप मतलब अंडर-20 चैंपियनशिप किसने जीती है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भारत। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने। ठीक है, ये जो अंडर-20 चैंपियनशिप मतलब फुटबॉल की चैंपियनशिप है, और 20 वर्ष मतलब अंडर-20 है, 20 वर्ष से कम वाले जो हैं उसको खेलेंगे। ठीक है, SAFF की फुल फॉर्म क्या है? SAFF की फुल फॉर्म है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और कहाँ पर हुई है ये वाली जो फुटबॉल की जो ये ट्रॉफी है, चैंपियनशिप है, ये आयोजित हुई है नेपाल के अंदर। जीता किसने है इसको? बांग्लादेश विजेता है, और उप विजेता कौन बना है? जो मेजबान कंट्री है नेपाल, वो इसका उप विजेता बना है। ठीक है, इस बार कितने कौन से क्रम का था? ये 6ठे क्रम का, 6th क्रम का था, और बांग्लादेश ने इसको पहली बार जीता है, और हमारा भारत जो है इसको 3 बार जीत चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहला जो फुटबॉल दिवस है वो अभी से इसी साल से मनाना शुरू हुआ है, तो अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने पढ़ा था करंट अफेयर में कब मनाया था, तो हमने मनाया था 25 मई 2024 को, ऐसा कहा गया है कि ये मनाया जाएगा। ठीक है, तो डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, कोपा अमेरिका कप, यूरो कप, सुब्रतो कप, ये सारे फुटबॉल से जुड़े हैं कप और ट्रॉफीज हैं, ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? ठीक है, तो असना चक्रवात। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो मौसम विभाग ने क्या किया है कि कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने आशंका जताई है कि जो गहरे दबाव के क्षेत्र में यहाँ पर चक्रवात आ सकता है। तो जो आ सकता है चक्रवात, अभी तक नहीं आया है, तो उस चक्रवात का जो नाम है वो असना नाम है। ठीक है, तो ये जो असना चक्रवात है, भी ये जो नाम सुझाया है, किसने सुझाया है? ये नाम किसने दिया है? कौन सी कंट्री ने दिया है? भारत, ओमान, मालदीव या फिर पाकिस्तान। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसने ये नाम सुझाया है असना चक्रवात, और कहाँ पर? ये कच्छ के पास जो है वो आने वाला है अगर ये आया तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? ऑप्शंस है पेंटोग्रान सिनावात्रा, प्रीति सूदन, लिंडी कैमरून और फतेह मोहजेरानी। ठीक है, सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फतेह मोहजेरानी। तो ये क्या है? ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त किया है किसी महिला को सरकारी प्रवक्ता। तो ये है कि पहली बार ये सरकारी प्रवक्ता बनी है ईरान सरकार की, तो इनका नाम है फतेह मोहजेरानी। ठीक है, तो इन्होंने फतेह कर लिया, मतलब इस सीट को इन्होंने फतेह कर लिया, जीत लिया है ईरान की। तो ये आप लोगों को ऐसे आप याद रख सकते हैं। ईरान के अगर हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात करें तो मसूद पेजेस्कियान यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और किन की मौत के बाद ये बने हैं? इब्राहिम रईसी की दुर्घटना में जो मौत हुई थी उनकी मृत्यु के बाद ये नियुक्त हुए हैं।
ठीक है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? सतीश कुमार, गोविंद मोहन, टीवी सोमनाथन या फिर जया वर्मा सिन्हा। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए सतीश कुमार, ठीक है। तो ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पोस्ट पर ये तैनात हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, सतीश कुमार जी इनका नाम है, ठीक है। तो अभी देखिए, तो किसको रिप्लेस करके, मतलब कौन जो है रिटायर होने वाले, जया वर्मा सिन्हा के स्थान पर अभी आने वाले हैं सतीश कुमार जी आने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में कुल कितने मेट्रो जोन हैं? 18 मेट्रो जोन है। हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किसने निर्धारित की है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या फिर बिहार। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो क्या बोला कि जो महिलाएं हैं वो न्यूनतम एज उनकी शादी की कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, कि 21 वर्ष। पहले कितनी वर्ष थी? 18 वर्ष थी। तो अब क्या कर दिया गया है? अब महिलाओं पुरुषों की सेम कर दी है एज, ठीक है। तो कितनी कर दी है? 21 वर्ष कर दी है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन किया है, तब जाकर के ये वाला जो मतलब अधिनियम है इसको लाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन किया है, ठीक है। उसमें क्या लिखा था? उसमें एज 18 वर्ष लिखी हो थी, ठीक है। तो अब कितनी हो गई? 21 हो गई। अगर इसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाती है तो ये कानून पास हो जाएगा और पूरे हिमाचल में ये लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इसको मंजूरी नहीं मिली हुई है। हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? ऑप्शन है ब्रेन, हिलकॉल, रूमी या फिर SIG 716। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ठीक है। तो रिलायंस समूह, आप लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उन्होंने AI सूट लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रेन। क्या नाम है उसका? ब्रेन। नेक्स्ट है, हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मनु भाकर जो शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है और कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर किया गया है, ठीक है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय बन गई है मनु भाकर, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, ठीक है। दोनों कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने। हाल ही में 8वां धर्म धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? भोपाल, अहमदाबाद, पटना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में, ठीक है। तो 8वें नंबर का है धर्म धम्म सम्मेलन, मतलब धर्म मतलब हिंदू और धम्म मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजित हुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कौन है? वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वो यहाँ के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अब देखिए कल के क्लास का रिवीजन थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, मतलब गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, मतलब कि रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। हाल ही में पाकिस्तानी जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं? तो ये बने हैं गोवा राज्य के। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसको कहाँ पर किया गया? इसको विशाखापट्टनम से किया गया है। PM मोदी ने किस राज्य में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? इन्होंने रखी है महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ पर? पालघर के अंदर, ठीक है। हाल ही में CISF का DG किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी, RS भट्टी जी को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर किया है? ये किया है राजगीर के अंदर। नेक्स्ट है, पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है प्रीति पाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शैनन गैब्रियल, जिन्होंने हाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से संबंध रखते हैं? तो कहाँ से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं हमारे पास वेस्ट इंडीज से, ठीक है। अब देखिए लास्ट वीडियो में क्वेश्चन हमने पूछा था कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है?
बिहार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने कमेंट में कमेंट किया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो सही आंसर था वो था आंध्र प्रदेश, और आप लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, कौन सी योजना है? NTR भरोसा पेंशन योजना। ठीक है, अब आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? अहोम मोइदम, रानी की बाव, शांति निकेतन या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, और आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर है, अभी जो इसकी बैठक है वो अभी कहाँ पर हुई है 2024 में, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो वहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।